स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं सीधे आज के कुरुक्षेत्र की। 40 मिनट तक बहस चलेगी बिना किसी ब्रेक के, नॉन स्टॉप। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। नुपुर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, स्वागत है नुपुर आपका। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से। आज बड़ा दिन है, उनका मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। बधाई आपको अभय दुबे जी, स्वागत है। और डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे बीच आने के लिए। और संगीत रागी जी जुड़ेंगे हमारे साथ, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो भी स्टूडियो में। आरएसएस की बात करेंगे वो। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। 54-55 पन्नों का मैनिफेस्टो, बहुत बड़े बड़े वादे हैं उसमें, लगभग सभी क्षेत्रों को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अभय दुबे जी, जो पन्ने उठाए वो थे जिनमें जिक्र था कि आपकी सरकार आई तो देशद्रोह का कानून खत्म कर दिया जाएगा, आपकी सरकार आई तो कश्मीर में आफ्स्पा कानून का एक पुनर्वलोकन किया जाएगा, वहां पर फोर्सेस कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसका जिक्र होगा। 370 पर आपने जो बात कही उसकी बात होगी। चले, यहां तक भी ठीक था। आज राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को देश को तोड़ने वाले एक दस्तावेज का होने का आरोप बीजेपी ने लगाया। राहुल गांधी जिहादियों से, माओवादियों से घिरे हुए हैं, यह आरोप आज लगा है राहुल गांधी पर। सौरभ जी, पहले तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है न्याय पर, मैं चाहता हूं कि मैं उसको आपको सुनाऊं। न्याय, गरीबी पर निर्णायक वार कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ नागरिकों को न्याय देने जा रहे हैं। एक महिला के अकाउंट में ये पैसे डाले जाएंगे। गरीबी की रेखा को लांघकर, मेरी आजीविका के हक को मांगकर न्याय चाहती हूँ मैं। मेरे परिवार की गुजर और बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीदें लगाती हूँ मैं। 72,000 रुपये सालाने की न्यूनतम आय का हाथ बढ़ाओ तो सही, देखना देश की तरक्की में कैसे साझेदार बन जाती हूँ मैं। गरीबी पर निर्णायक वार करने के लिए ढेरों दुआएं दिए जाती हूँ मैं, ढेरों दुआएं दिए जाती हूँ मैं हतप्रभ हूँ। अरुण जेटली साहब ने इतना बड़ा आज वक्तव्य दिया कि मुझको लगता है देश के सारे चैनल को डिबेट इस बात पर रखनी चाहिए थी कि अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों पे ये योजना लागू नहीं होगी। अप्रत्यक्ष रूप से जेटली साहब ने यही कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लिख दिया है कि प्रदेश को साथ में लेकर इस योजना को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो कहते हैं ज्यादातर राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे जेटली साहब, थोड़ा तो कम से कम इस बात का ख्याल रखा होता कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय देना है, हम सब साथ मिलकर दें। अभी जी मैं जानता हूं आप न्याय योजना पर बात करना चाहते होंगे, और अगर राहुल गांधी पर इतने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो शायद हम न्याय पर बात कर भी रहे होते। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि उसकी चर्चा ना करें। जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन बहस न्याय पर ही की थी। तो अब जो आरोप आज लगा है उसका जवाब दे दें तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, देखिए, गंभीरता से सुनिए मोदी साहब और जेटली साहब। इस देश में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है? आप जो कह रहे हैं सिडिशन का कानून, राष्ट्रद्रोह का कानून को हटाने की बात की, क्यों की? मोदी जी, आपके लिए गुजरात का पाटीदार समाज देशद्रोही होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए पाटीदार समाज देश की अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। वो किसानों के परिवार हैं जिन्होंने आंदोलन किया। वो दिनेश बामनिया, वो चिराग पटेल, वो हार्दिक पटेल, पटेल समुदाय के असंख्य लोगों के खिलाफ आपने राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए। इस बात से राहुल गांधी जी बहुत आहत थे। किस प्रकार कलाकारों को, कलमकारों को, इतिहासकारों को आप राष्ट्रद्रोही बता देना चाहते हैं, इस बात से वे आहत हैं। तो कान खोलकर सुन लीजिए, अगर इन कानूनों का दुरुपयोग करेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस बात का उद्घोष। चलिए ठीक है अभय दुबे, एक एक करके बढ़ते हैं। आपने शुरुआत की है देशद्रोह कानून को खत्म करने के आपके वादे से, तो इस पर पहले जवाब ले लेते हैं और फिर उसके बाद कश्मीर पर बात करेंगे। नुपुर, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता का एक विजन है, और ऐसा नहीं है कि देश के अंदर देशद्रोह का कानून रहे या ना रहे, इससे पहले यह बहस कभी नहीं चली। अगर इनकी पार्टी ने उसका ऐलान कर दिया अपने मैनिफेस्टो में, तो आप कहेंगे कि ये माओवादियों, जिहादियों से घिरे हुए हैं? सबसे पहले तो सौरभ जी, इन्होंने बहुत पोयम सुनाई, पोयम में एक पंक्ति भूल गए। पेज नंबर 35 है इनका और पॉइंट नंबर 30 इनके मैनिफेस्टो में। हाँ मैं महिला हूँ, न्याय चाहती हूँ मैं,
कोई बलात्कार जुर्म और संगीन जुर्म कर जाए, अपराध कर जाए मेरे साथ, लेकिन सहती रहूंगी मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि न्याय हो मेरे साथ, क्योंकि ये खुद ही कहते हैं पॉइंट नंबर 8 में कि कर लीजिए सीआरपीसी को अमेंड और बेल मत दीजिए। किसी को अगर 3 से 7 साल की सजा हो तो उसे 6 महीने में ही बाइज्जत बरी कर दीजिए, उसे जेल में मत डालिए, जेल शुड बी एन एक्सेप्शन। मतलब कि इनका महिला सशक्तिकरण, महिला से सुरक्षा सिर्फ लिप सर्विस है। इनका खुद का मैनिफेस्टो कहता है कि बेल हम एक्सेप्शन में देंगे, मतलब कि कोई भी आदमी, कोई भी अपराधी, किसी का भी रेप, बलात्कार, मर्डर शर्डर कुछ भी करना है, मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस करके जा सकता है। कांग्रेस पार्टी उसे 6 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रहने देगी। जरा अपना खुद का मैनिफेस्टो ढंग से पढ़ के आइए, असल न्याय नहीं मिलेगा। इनकी जो बड़े बड़े बोल हैं, जिसके इन्होंने आज तक इनके खुद ही अर्थशास्त्री कह गए हैं कि हमें टैक्स बर्डन बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़ेगा, उस पर अटक गए। लेकिन अब आती है पूरी बात इनके पॉइंट नंबर 30 एंड पॉइंट नंबर 37 की। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अफस्पा को हम रिव्यू करेंगे। साफ शब्दों में कहा है कि हम उन्हीं डिफेंस फोर्सेस को जिनकी वजह से अभय दुबे जी खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चैन और सोनिया गांधी जी चैन की नींद सोते हैं, उन्हीं डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कोई किसी भी तरीके का आरोप लगा जाएगा, पहले उनको इम्यूनिटी नहीं देंगे, उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे। तो ये उल फजूल की बातें हैं। दुनिया भर के नाम गिना दिए, कन्हैया का नाम, जिग्नेश मेवानी का नाम क्यों भूल गए बीच के अंदर से? भाई साहब, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गए थे। आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट का सपोर्ट आपने कहा कन्हैया, नूपुर एक मिनट, आपने कन्हैया कुमार, उमर खालिद का नाम लिया, एक शॉर्ट, एक अधूरी छोड़ गए बीच में। मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्यों बोल रहे हैं बीच में? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सौरभ बोल रहा हूँ। आपने अपना अगर मैनिफेस्टो ढंग से पढ़ा होगा तो आपने हमारे सेना के मनोबल को गिराने की, आपने आतंकवादियों की और सेपरेटिस्ट की हिम्मत मजबूत करने की और स्ट्रेंथन करने की। ठीक है नूपुर शर्मा, ठीक है, इस पर एक जवाब कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद रहमानी साहब और रागी साहब आ चुके हैं। स्वागत है रागी जी। ठीक, पढ़ के अबे जी छोटा जवाब। देखिए सौरभ जी, हाँ बहुत छोटा सा जवाब। सौरभ जी, नुपुर शर्मा जी वकील हैं, क्या इतना पढ़ती नहीं कि जब पीडीपी के साथ इन्होंने एक अनुबंध किया था सत्ता की भूख को समाप्त करने का जम्मू कश्मीर में, तब ये लिख दिया था कि एप्सपा को रिव्यू करेंगे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने तक का मानस बना देने वाले लोग आज यहां व्याख्यान दे रहे हैं। आतंकवाद की बात करने वाले लोग फिर काउंटर टेररिज्म के लिए हमने सेंटर बनाने की बात की थी। सुषमा जी कहती हैं फेडरल स्ट्रक्चर पर वार है। अरे सुषमा जी, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट सेक्शन 47 पढ़ लीजिए, उसी के प्रावधान में कोई नया कानून नहीं बना रहे थे, वो कानून था आतंकवाद के खिलाफ, वो भी आप बनने नहीं देना चाहते थे। और आज यहां आप राग अलापते हैं। सही मायने में आपके पैरों के तले से जमीन खसक गई है, क्योंकि हमने कहा किसानों की कर्ज से मुक्ति और उनके फसलों के दाम की युक्ति और स्वास्थ्य की सेवाओं को आपकी बात का जवाब मैं रागी जी से लेता हूं। रागी जी, एक मिनट, रागी जी, कांग्रेस पार्टी कहती है हम लाए न्याय योजना, हमने कहा 6% करेंगे हम शिक्षा का बजट देश का, लेकिन इन सब बातों पर बीजेपी बात नहीं करेगी। बीजेपी बात करेगी कश्मीर पर, बीजेपी बात करेगी देशद्रोह पर। जवाब दें नूपुर, एक मिनट, संगीत रागी बोल रहे हैं, एक सेकंड। पॉइंट नंबर 6 पढ़ लीजिए। नूपुर मैं दोबारा आऊंगा, एक मिनट। आपका खुद का लिखा हुआ है भाई साहब ये कि आप मानते हैं कि आप हमारे देश की सेना किसी को भी अबडक्ट कर लेती है, बलात्कार करती है और टॉर्चर करती है। आपने ये मान लिया अपने मैनिफेस्टो में। एक मिनट, ठीक है नूपुर, एक मिनट। अब संगीत रागी बोलेंगे। नूपुर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अपनी पूरी बात आप कह लीजिएगा। एक मिनट, केवल संगीत रागी जी की आवाज जाएगा, केवल संगीत रागी जी की आवाज जाएगा। करता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो वो अपराध। नूपुर प्लीज, आप तो अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने आप ही की आपके साथ की बात करेंगे, उन्हीं को मौका दिया है। एक मिनट, संगीत आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। देखिए सौरभ जी, 2018 से लेकर के 2019 आज तक के किसी भी सर्वे में कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ भी सत्ता के आसपास कहीं नहीं आती है, जितने भी सर्वे हुए हैं। इसलिए जो कांग्रेस का जो ये न्याय प्रोग्राम है, वो कांग्रेस के राजनीतिक हताशा से निकला हुआ एक प्रोग्राम है। एक कहावत है, न राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि वो सत्ता के नज़दीक आ ही नहीं रही है, इसलिए आपको जो कुछ कहना है आप कह दीजिए। आपने कहा 6% जीडीपी, ये तो 2004 के भी मैनिफेस्टो में था, 2009 के भी मैनिफेस्टो में था। 2009 के मैनिफेस्टो में राइट टू हेल्थ था, राइट टू हेल्थ नहीं मिला।
2009 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ की जॉब देंगे। 10 करोड़ क्या, 57 लाख से ज्यादा इन्होंने जॉब ही नहीं 5 साल में 5 साल के अंदर क्रिएट किया। अब आप मुझे बताइए, ये सारी बातें ये कांग्रेस की 5वीं पीढ़ी है जो कहता है कि हम गरीबी हटाओ अभियान पे निकले हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके गरीबी का आकलन क्या है साहब? $2 इनके गरीबी का आकलन हो जाता है। जैसे शिक्षा के लिए ये कहते हैं कि 12.27% जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मेरा का सवाल इनका हायर राजी साहब से ये है नहीं, कि मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस में ये बातें बीजेपी क्यों नहीं कहती? बीजेपी क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग पे आ गई? बीजेपी क्यों जिहादियों माओवादियों पे आ गई? बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छा कहा। देखिए सौरभ जी, जेएनयू की घटना से आप लेकर के आप आएंगे तो चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे वो झारखंड के अंदर हो, माओवादियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। जिहादियों के वो उन लोगों ने जिन्होंने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम घर घर से अफजल निकलेगा, उनके साथ कौन गया था खड़ा होने? राहुल गांधी गए थे। इसीलिए नॉर्मली अरुण जेटली जैसा व्यक्ति राजनीतिक तुकबंदी में कभी शामिल नहीं होते, इसलिए उनकी बात को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। और यदि उन्होंने ये कहा है तो वाकई ये बहुत संजीदगी भरा प्रश्न है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, कभी भी वो हल्की बातें नहीं करते। तो आपने सुबह राहुल गांधी को भी सुना होगा और उसके बाद आपने अरुण जेटली साहब को भी सुना। अरुण जेटली साहब का सारा फोकस था राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दों को लेकर के, जो बातें इनके मैनिफेस्टो में किए गए उस पर, और उन्होंने साफ साफ कहा राहुल गांधी के किए गए वादे अगर लागू हो जाएं इस देश में तो देश का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, यानी भारत के वाकई टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखिए सौरभ जी, मैंने मैनिफेस्टो भी पूरा पढ़ा भी है, सुना भी है और इनको भी सुना है। बाल्कनाइजेशन एक बहुत ही ख़तरनाक शब्द है जो भारत जैसी इतनी बड़ी सभ्यता में और इतने बड़े ज्योग्राफिकल देश में और इतने डाइवर्स कल्चर के देश में इस्तेमाल करना, खुद मैं ये जो जेटली जी के ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े करता है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट्स जारी हैं, जिस तरीके से कश्मीर में मूवमेंट जारी है, जिस तरीके से हमारा साउथ इंडिया में अलगाववाद की चीज़ें चलती हैं, जैसे पंजाब में मूवमेंट चलता रहा है, इस सारे के सारे संदर्भ में अगर जेटली साहब का स्टेटमेंट देखें तो हमको बड़ा डर लगने लगता है कि बाल्कनाइजेशन की तरफ तो यही लोग लेके जा रहे हैं। पिछले 5 साल में इस देश में जो कुछ होता रहा है, जो देखा गया है, इस मैनिफेस्टो में कुछ भी उससे नया नहीं है जो 2014 से पहले इस देश में मुतालबे किए जाते रहे। सिविल सोसाइटी की तरफ से, सोशल जस्टिस की फोर्सेस की तरफ से जो डिमांड्स एफ्सपा को लेके होती रही, आर्टिकल 370 को रिटेन करने के लिए होती रही, कश्मीरियों की कश्मीरियत के लिए होती रही, जो खुद वाजपेयी जी कहते रहे जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, वही सब है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ये एक अलग बात है कि बीजेपी नेशनलिज्म की नई एक डेफिनेशन, एक परिभाषा देना चाहती है जो फाशिज्म से मिलती है, जो सीधे सीधे चाहते हैं जो हम कहें वो ठीक है, बाकी सब जो कुछ कहें वो फाशिज्म है। और उसके बाद 55 पेज के 6 चैप्टर वाले इस पूरे बीजेपी का जवाब आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है, जो विकास की बात है उस पर बात नहीं कर रहा। रहमानी साहब, आपकी बात का जवाब नुपुर शर्मा देव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इन्होंने आपके नेशनलिज्म को फासिज्म कहा है। आप चाहते हैं कि ये चुनाव केवल आपके जो परिभाषा है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, उसके इर्द गिर्द रहे, किसी और मुद्दे पर बात ना हो। नुपुर, ये किस तरीके का राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बताना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहेंगे ओमर अब्दुल्ला का जो कहते हैं कि पाकिस्तान का अपना प्राइम मिनिस्टर हो, अपना फ्लैग हो, ये कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? या अकबर लोन के बारे में जो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं? या फिर उस राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के टाइम पे इनके ही कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया, तो कहा था पहले सोनिया गांधी की जय, राहुल गांधी की जय के नारे लगाओ। अब मैं थोड़ा एक्चुअली देशद्रोह के कानून के ऊपर थोड़ा आना चाहूंगी। प्लीज, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है लेकिन थोड़ा इतिहास जान के आना चाहिए। 11 में 1983 को इंदिरा गांधी ने जेएनयू को शट डाउन किया था। 370 स्टूडेंट अरेस्ट कराए थे, जिसमें से 50 महिलाएं थी। देशद्रोह के कानून के केसेस लगे थे 370 स्टूडेंट के ऊपर। पहले आप इसका जवाब दीजिए। तब देशद्रोह का कानून बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही थी कांग्रेस पार्टी। 1962 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करी थी। यहां से देशद्रोह के कानून की इतिहास शुरू होता है, जब बेगूसराय के एक कम्युनिस्ट लीडर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के लीडर्स को गाली दी थी। देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, देश की बर्बादी करने के लिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे कोई नारे नहीं लगाए थे।
ये कांग्रेस पार्टी को किसी को गाली दे दी नेता को, माफी चाहती हूँ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के लिए कुत्ता बोला था, तो आपने उसको सिर्फ देशद्रोह के अभी जी मैं आ रहा हूँ, तस्लीम जा रहा हूँ, ये बोलने पर प्लीज हमें पट्टी ना पड़ाए। राहुल गांधी का कहाँ पे, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, राहुल गांधी की नेशनलिटी कहाँ लाइन करती है जब डोकलाम फेस ऑफ चल रहा होता है। सौरभ जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रहमानी साहब, लोग बहुत बोले हैं। रहमानी साहब एक मिनट, रहमानी साहब मैं आपके पास आ जाऊंगा, बोलने गांधी जाके शाइनी भाई कपूर के साथ खान पान कराते हैं, वो भी बिना इंफॉर्मेशन दी। पोटा के भी खिलाफ रहे, टाटा के भी खिलाफ रहे, उस सबकी मुखालफत हमने कांग्रेस के जमाने में की है। नहीं ये सारे कानून भी कांग्रेस ने वापस लिए है। पहले बीजेपी भी उसके खिलाफ थी, आज ये सारे कानून देखिए कश्मीर को लेकर के अभय दुबे से मेरा सवाल है, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। रहमानी साहब इनकी बात का जवाब देना चाह रहे थे, एक मिनट। देखिए साहब, अभय दुबे साहब, ये बात इस बात में तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब टीवी पर देखा है, लोग दुनिया ने देखा है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा इस बात को कि हाँ हम चाहते हैं कि 1950 के वक्त जो था जब हमारे यहाँ कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो वक्त दोबारा लौट आए। ये बात सही है कि आपके सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने यह कहा कि अगर कोई पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहेगा तो मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद, और 10 बार कहूंगा, एक बार नहीं 10 बार कहूंगा। वो आपके वहां पर सहयोगी दल हैं और ये उनकी मांगे हैं सारी जो आपके मैनिफेस्टो में डली हुई हैं। सौरभ जी, आपने देखा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की मौन सहमति दे दी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जब वो आतंकवादियों का धन्यवाद, पाकिस्तान को बधाई दे रहे थे, अलगाववादियों को कश्मीर के चुनाव के लिए बधाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, मोदी जी ने तो तुरंत मसर्रत आलम को का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर नकार करके एक आतंकी को छोड़ दिया था। अरे साहब, इतिहास पढ़िए तो सही। भारतीय जनता पार्टी के लोग, सदरे रियासत होता था जम्मू कश्मीर में, किसने समाप्त करके गवर्नर किया? कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री होता था, किसने समाप्त किया? कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कर दिया। 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्रीज को एक्सटेंड कर दिया, 94 सेंट्रल लिस्ट की एंट्री। इलेक्शन कमीशन हम ले आए, वहां कहते हैं लोग आर्टिकल 370 तो स्केलेटन रह गया। बीजेपी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वादा किया महबूबा से कि 370 को बरकरार रखेंगे, हम किसी हालत में हटने नहीं देंगे। महबूबा ने कहा 35A, मोदी जी ने मुझे कहा है कि कंटिन्यू करेंगे, हटने नहीं देंगे। यहाँ मुखौटा लगाते हैं। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला नुपुर शर्मा के। सौरभ, एक मिनट सेकंड और दीजिए। नुपुर एक मिनट, आप बोलेगा आगे। ये अभय दुबे कह रहे हैं कि वहां पर अगर कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होता था तो उसको हटाया किसने? अगर वहां के मुख्यमंत्री को वजीर आजम कहा जाता था तो वो नॉमेनक्लेचर हटाया किसने? लेकिन अभय दुबे जी, ये सारी बातें मान लें अगर आपके पक्ष में भी हैं, आप आफ्सपा पर रीथिंक करेंगे? आप सेना के कहे बगैर कर सकते हैं क्या? अगर सेना नहीं चाहेगी तो आप आफ्सपा हटा सकते हैं वहां से। मोदी जी ने भी प्रॉमिस किया था, ये मोदी जी ने प्रॉमिस नहीं किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? अरे हस्ताक्षर अमित शाह के मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है। अभी रागी जी कह रहे थे, एक सेकंड सौरभ जी, अभी रागी जी कह रहे थे कि 70 साल से गरीबी का राग अलाप रहे। सुन लीजिए मोदी जी क्या कहते हैं। नुपुर जी, एक 10 सेकंड सुनिए पहले। अच्छा, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड और दे रहा हूं। नुपुर एक मिनट खामोशी से 10 सेकंड इनको बोलने दें, उसके बाद बाकी लोग 10 सेकंड। नुपुर ठीक है, नुपुर एक मिनट 10 सेकंड केवल अभय दुबे को, और शांति से 10 सेकंड। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 1670, अपने मुखारविंद से कह रहे हैं वो, डिस्पाइट मेकिंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग डाउन पॉवर्टी from about 70% in independence to about 22%। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकारों ने इतना शानदार काम किया कि आजादी के वक्त जो गरीबी 70% थी वो 2011-12 में देश ने 22% तक आप यूएन तक हैरान था। मैं वापस मुद्दे पर लौट रहा हूं। अभय दुबे की बात में रहमानी जी जोड़े, जवाब देंगे रागी जी। रहमानी साहब बोले, आप नुपुर की बात का जवाब देना चाहते थे। नुपुर आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तस्लीम रहमानी। अभय जी एक मिनट, अब थोड़ा सा खामोशी सुनना पड़ेगा। रहमानी 56 से पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, 370 के प्रोमलगेशन के बाद ये सारा नोमेनक्लेचर हटा। नुपुर आप ही की बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रहमानी जी सुनिए। चलिए, अब अगर 370 को कोई रिपील करता है
और उसको हटाता है, तो महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात पहले कही है कि 370 नहीं रहा तो हमको 370 से पहले वाली पोजीशन में वापस जाना पड़ेगा। और यही बात उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। और अगर 370 हटता है जो एनेक्सेशन का, नहीं, ये तो धमकी है रहमानी साहब, ये तो आप सीनियर आदमी हैं, आप इसका कैसे समर्थन कर सकते हैं? अगर महबूबा मुफ्ती ये कह दें कि अगर 370 को 35 को छुआ तो वो होगा जो 47 में भी नहीं हुआ था। एफ्स्पा का लागू करना फौज के आप इसको सीधी सीधी धमकी मानते हैं या नहीं मानते? डिसीजन है कि वो वहां एफ्स्पा की इजाजत देती है। रहमानी जी, आपको आवाज मिल रही है? और एफ्स्पा कांग्रेस ने ही लगाया था। रहमानी जी, आवाज मिल रही है आपको? की डिमांड उनका फोन तो कहीं कट नहीं गया लंबे अरसे से। देश के 80% आबादी करती रही है। चलें ठीक। तो आज रहमानी साहब, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मुझे बताया गया। क्लेवरली अब सुनिए सर, रहमानी साहब, तस्लीम साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। वहां आसपा लगा हुआ है, देश के कुछ एक और हिस्सों में लगा हुआ है। आसपा हर कुछ वक्त में उसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अगर सवाल उठा चुका मैं कह रहा हूं, अगर कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में जहां भी ये कानून लागू है, अगर उसके वहां होने की जरूरत नहीं होगी तो हटा लिया जाएगा। लेकिन कश्मीर का कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये धमकी दे कि 35 से और 370 पर हम 47 से बुरा हाल हो जाएगा कश्मीर के अंदर, तो ये तो देश की सरकार को सॉवरेनिटी को धमकी है कि नहीं? भाजपा अगर ये धमकी दे, पीडीपी के साथ सरकार चलाने के बाद भी भाजपा धमकी दे कि हम 370 को 2024 तक हटा लेंगे। आप 2014 में कह रहे थे कि हम 370 हटा लेंगे, फिर आपने सरकार बना ली पीडीपी के साथ, इसी कॉमन। चलिए ठीक है, अब आपका जवाब आ रहा है, संगीत राय के जवाब देंगे। रहमानी जी सुने। और कल अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 2022 ठीक है सर, 370 हटा देंगे। तो अगर आप 370 पर धमकाते रहेंगे कश्मीर के लोगों को, तो कश्मीर की लीडरशिप अच्छा ठीक है, करना आपको भी कुछ नहीं है, केवल धमकी देनी है 370 हटाने। देखिए सौरभ जी, अभय जी जो हैं आधे इतिहास को बता रहे हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत पर जब उन्होंने वो आवाज़ उठाई, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, इसके बाद आपने जाकर के आपको मजबूर किया गया कि ऐसी चीज़ें कीजिए। दूसरी बात, जो कश्मीर है उसका इंटीग्रेशन, जो उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो जितनी बाकी रियासतें थी वैसी ही थी, और वहां का टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का अधिकार जो है वो महाराजा को था। वहां वो राज्य है जो है वो फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के बाप की जागीर नहीं है। यदि वह इंटीग्रल हिस्सा है तो वहां का रास्ता, प्लीज हमने हस्तक्षेप नहीं किया था, भारत की जनता तय करेगी, और 370 और 35 में खत्म ही होना चाहिए। जिनको इस देश में नहीं रहना है वो पाकिस्तान जाने के लिए स्वतंत्र है। कश्मीर भारत का अविभाज्य यदि हिस्सा है तो इसका निर्णय भारत की जनता करेगी। कश्मीर के नहीं सौरभ जी, भारत की जनता वोट देती है आपको, लाई आपने क्या किया? हाँ बिल्कुल, क्या बताइए। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में बढ़ना चाहिए था। आज भी मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में बढ़ना चाहिए। कश्मीर के अंदर आतंकवाद मात्र 5 जिलों में है, 21 जिले हैं, 21 जिलों में नहीं है, और वहां पर घाटी के अंदर जिहाद चल रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो कह रहे थे कश्मीरियत जिहाद का नाम है, कश्मीरियत कोई वास्तविक पहचान नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, अभय दुबे फिर उसके बाद अभय दुबे। श्रीनगर 10 जिलों पर कंसिस्टेड है, 5 जिलों में नहीं है। आप गलत बात कह रहे हैं। अभय दुबे तस्लीम साहब एक मिनट, अभय की बात से हुआ है श्रीनगर की तरफ, आप भूल गए रागी जी। देखिए पुलवामा के बाद रहमानी जी एक मिनट, रहमानी जी आप सबसे सीनियर आदमी हैं पैनल में, एक मिनट जरा वो पूछ ले, एक बार अभय जी बोल ले, फिर नुपुर जवाब दे देंगी, इनका फोन कट गया था। अभय बोले। सौरभ जी सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं संगीत रागी जी से कि ये बताइए साहब, 26 अक्टूबर 1947 को जब एक्सेशन हुआ वेरवा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 5 मार्च 1948 को राजा हरि सिंह ने कहा कि 2 विधान और 2 निशान होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? 15-16 मई 1949 जब वल्लभ भाई पटेल के दिल्ली निवास पर आर्टिकल 370 का भविष्य तय हो रहा था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? इन 5 समय पर वो कैबिनेट मंत्री थे। 370 के खिलाफ अम्बेडकर
अम्बेडकर जी से। और आपको मैं बता दूं 370 जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास नहीं हुआ था। आप मान लीजिए, अरे सुनिए तो सही, आप सुनिए, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने धारा 370 के खिलाफ बात की थी और जवाहरलाल नेहरू के गिड़गिड़ाने के बाद सरदार पटेल की सहमति के आधार पर टेम्पररी फिक्सचर था, ये परमानेंट फिक्सचर नहीं था। और नेहरू जी ने संसद में भी कहा था ये घिसते घिसते घिस जाएगा। आपने उसे परमानेंट फिक्सचर इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। आप मुस्लिम और हिंदू के नाम पर मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट बनाए रखने के लिए आपने ऐसा हो गया। किया। डॉक्टर साहब प्लीज, अभय जी एक मिनट। अब मैं नुपुर के पास जा रहा हूं, उनको सुनने में कुछ तकलीफ भी हो रही है। मैं बोल सकती हूँ, ऐसे ही चलते रहेगा ये। एक मिनट नुपुर, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए सारी बातें जितनी मैनिफेस्टो के अंदर हैं, अगर उसको एक लाइन में समेटने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम कश्मीर के अंदर शांति लाएंगे जो आप नहीं ला पाए। कश्मीर को इन्होंने कैंसर की तरह जरूर, पाला। तभी तो नेहरू जी को एक जिम्मेदारी दी थी कि जम्मू कश्मीर को एक्सीड कर दे इंडिया के साथ, वो ना कर पाए। वैसे तो सरदार पटेल जी के बदौलत हमारे देश आज जितना यूनाइटेड सोवरेन है, वरना वो अगर पंडित नेहरू पे छोड़ दे तो ये भी नहीं होता। सिख रेजिमेंट जब खदेड़ रहा था, प्लीज सुनिए, बोलेंगे सब, सिख रेजिमेंट जब खदेड़ रहा था तो नेहरू जी क्यों चलेगा भैया यूनाइटेड नेशंस के पास? और आर्टिकल 35A 1954 में चोरी छुपी घुसाने की क्या जरूरत थी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से? आज ये हाल हो गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते हैं, असेंबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वोट नहीं दे सकते, और उनकी वहां की बेटी अगर ब्याह जाए कहीं और पे तो उनके बच्चों के कोई राइट्स ही नहीं है। कोई वहां पे इन्वेस्ट कर नहीं सकता, कोई जमीन खरीद नहीं सकता, वहां पे ना स्कूल ना कॉलेज, कोई प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर वहां जाने को तैयार ही नहीं है। ये देन पंडित नेहरू की है, रही बात कश्मीरी सेपरेटिस्ट की। आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखा कि आप सेपरेटिस्ट को अलगाववादियों को अलग करेंगे, उन्हें कुछ करेंगे? आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखा कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक वापस दिलाएंगे? कश्मीरी पंडित का जब क्लेंजिंग था तो आप ही तो पावर में थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। सब बोल रहे हैं एक साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, अब नुपुर आप सवाल सुने मेरा। चलता तो पाकिस्तान के पास होता आज। जम्मू कश्मीर अगर आप लोगों का बस चलता कांग्रेसियों का तो पाकिस्तान के पास होता। आपके पूरे मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं। आपके पूरे मैनिफेस्टो में सेपरेटिस्ट को कैसे जवाब देंगे? एक मिनट, नुपुर आपने काफी मूल्य सुने। नुपुर सवाल सुनिए, नुपुर सवाल सुनिए, नुपुर सवाल सुनिए। पार्टनर उमर अब्दुल्ला बाकियों को थोड़ा ऑडियो कम कीजिए, नुपुर को सुनाई दीजिए। नुपुर शर्मा जी, नुपुर शर्मा जी आप सुनिए, सवाल सुनिए। नुपुर सुनिए, सवाल भी सुनिए, एक तरफा नहीं, कश्मीर को अगर आपने अगर एक तरफा ना बोलिए, बात सुनिए, सवाल भी सुनिए। हम क्यों आपको सिक्योरिटी दें? नुपुर शर्मा सवाल सुनिए। नुपुर आपको सवाल सुनना चाहिए, आपको सवाल सुनना चाहिए। आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको सवाल सुनने चाहिए और जवाब भी देने चाहिए। एक तरफा ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऊपर से एक तरफा बोलने से कोई फायदा नहीं है। सेना के ऊपर हम मुकदमे दर्ज करवाएंगे, सेना को नुपुर जी, नुपुर जी आप सुनिए, अब ये भाषण नहीं चल रहा है, अब ये भाषण थोड़ी चल रहा है, कोई और राजनीतिक बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। आप ही देश का विभाजन चाहते हैं। आप ऑडियो कम कर दीजिए, ऑडियो कम कर दीजिए, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बात करने का। आपको सवाल तो सुनना चाहिए कम से कम नुपुर, ये गलत बात है। अब मैं आप सुनेंगे सवाल? सौरभ जी, आपने इतना बोला, आपने अपनी सारी पॉलिटिकल भड़ास इनके ऊपर निकाली। मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है लोग भी सोचते होंगे, आपने 5 साल क्या किया, मुझे बता दीजिए। आपने 35A पर क्या कर दिया, आपने 370 पर क्या कर दिया? आप अपने मैनिफेस्टो में फिर डाल देंगे 370, मान लीजिए सरकार में आ गए तो 5 साल के बाद फिर डाल देंगे 370। 370 का करेंगे क्या? आप मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, 370 के इससे पहले 370 के ऊपर ओपन बहस भी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? सिर्फ आप लोग सत्ता में बहस करने आए थे। 2015-16 के अंदर प्रधानमंत्री आप 2014 से 2019 तक बहस करने के लिए सत्ता में आए थे। शांतिपूर्वक इस आर्टिकल के ऊपर इसका एक रिजल्ट निकलना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। इससे पहले लोगों को चिंता थी क्या? रहमानी जी जवाब देंगे आपको। तस्लीम रहमानी बहुत देर से खामोश है। तो कोई जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? बता दीजिए आप 35A पे सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? हेलो, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है आपसे, आपने उसको जवाब तक देने की तकलीफ गवारा नहीं की। अपना स्टैंड क्लियर करते ना, आप स्पीड अप करते मुझे ना आपका 35A बिल्कुल के आवाज केस नहीं आ को। रही है, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। सौरभ, आपके कनेक्शन में ही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, मुझे इतना पता है कि आप मुझसे जो सवाल पूछे मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, रहमानी जी कुछ भी बोलते रहे, रहमानी जी तो इनकी बात का जवाब ये आपसे पूछ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट आपकी सरकार से जानना चाहता है कि 35A पर मोदी सरकार का क्या रुख है, आप इसको साफ कर दें। 35A पर मोदी सरकार का क्या रुख है, ये कोर्ट को बता दें, कोर्ट जानना चाहता है। ये रहमानी जी का सवाल है। मुझे उसका उत्तर देना है। एक बात अच्छा ठीक, कुछ प्रॉब्लम है उनकी एयरफोन में, चलिए इसको आप आइंदा दुरुस्त रखेंगे। ठीक है नुपुर, आज के लिए सॉरी। हाँ अभय दुबे, फिर आतो रागी। देखिए सौरभ जी, एक गंभीर प्रश्न खड़ा किया सभी लोगों ने, नुपुर शर्मा, संगीत रागी और देश के अनर्थ शास्त्री जी ने, कि ये पैसा आएगा कहां से। समझ लीजिए साधारण सा एक अभी हम लोग आस्था डिस्कस कर रहे हैं सर कश्मीर से अचानक आप फिर न्याय पे चले गए। अभी कश्मीर से न्याय पे आप अचानक चले गए फिर। एक मिनट, ये जरूरी इसलिए है सौरभ जी कि बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभय जी को आज यही बोलने के लिए कहा गया। अभी 950 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसमें जीडीपी का 5.2% पैसा खर्च होता है। नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी की लगभग 12% से, अर्थात करंट प्राइस में अगले 2 साल में ही 25% जीडीपी की ग्रोथ होने वाली है। तो हमारे पास फिस्कल स्पेस इतना होगा कि ये 1. अच्छा चलिए, अब आप न्याय पे बात करना चाहते हैं तो यही बात जेटली जी ने कही थी, मुर्गी आएगी वो अंडा देगी, एक अंडे से फिर दूसरी मुर्गी आएगी और उसके बाद जब मेरे पास 1 करोड़ मुर्गियां हो जाएंगी तो फिर मैं ये सारी स्कीमें लागू कर दूंगा। कि क्या अपने भाजपा शासित राज्यों में ये लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए 2 बातें। पहली बात तो कि किसानों की कर्ज माफी और न्याय यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 27 लाख करोड़ रुपया का हमारा एनुअल बजट है भारत सरकार का। यदि हम डिफेंस का और बाकी और खर्च रेलवे का ये कर दें तो कम से कम 12 लाख करोड़ के आसपास खर्चे सारे निकल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी का कौन सा अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक मॉडल है, मैं नहीं जानता। दूसरी बात कश्मीर पर लेते हैं। कश्मीर पर जो आर्टिकल 35 है, अभय जी बस 2 सेकंड, अभय जी बस 2 सेकंड, अभय जी आपसे समय चुराने मांग रहा हूं। देखिए आर्टिकल 35A कुछ नहीं है, कश्मीर के अंदर मुस्लिम डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए यह कानून लाया गया था जो बहुत ही गलत है। ये इस प्रकार की बात है कि कल हिंदू समाज ये तय कर ले कि हम वहां पर मुस्लिमों को हम बसने ही नहीं देंगे। जिस मानसिकता से यदि हिंदू समाज कल तय कर ले तो क्या होगा इस देश का? मुझे लगता है कि आर्टिकल 35 पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात है, कश्मीरी गैर कश्मीरी की बात नहीं 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 नहीं, आप माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। चूंकि यहां से कोई बाहर आदमी नहीं जा सकता है, वहां जाकर के रह नहीं सकता है, यही कारण है, इसी कारण से ऐसा किया गया है। और वहां पर तो टेरर है साहब, वैली के अंदर हिंदू जाकर के बस कैसे जाएगा? उसको खुलेआम मारा जाता था, गांव के गांव जलाए गए हैं। क्या पता नहीं है इस देश को? बताइए ना, किसने सुरक्षा दी थी? किसने सुरक्षा दी थी साहब? 4.5 लाख हिंदू वहां से भाग करके आ गए। आपने क्या किया था उनके लिए? और स्वर्गीय राजीव गांधी जब कश्मीर के अंदर गए तो वो प्रोटोकॉल लेकर के गवर्नर पर गुस्सा रहे थे। जवाब आ रहा है। आप 11 साल से सरकार में रहे, 11 साल आपने क्या किया? कश्मीर को लेकर सवाल हो रहा है आपसे। नुपुर आपको आवाज सरकार के आते ही 2014 में कहा था कश्मीरियों को वापस भेजिए। आप फिर कैसी सरकार है? आपने वहां पर पीडीपी के साथ स्टेट में भी सरकार चलाई और एक कश्मीरी को आप वापस नहीं एक मिनट, ठीक है। अभी नुपुर शर्मा ने यह सवाल उठाया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का एक सेकंड भी जिक्र हुआ मैनिफेस्टो के अंदर। उनका सवाल है कि आपने क्या किया 5 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए? नुपुर शर्मा। सौरभ जी जी अभी आप जिक्र कर रही थी कि मैनिफेस्टो के अंदर कश्मीरी पंडितों का नाम क्यों नहीं है। रहमानी साहब आपसे पूछ रहे हैं तो आप बता दें आपने 5 साल में उनके लिए क्या किया है। देखिए एक छोटे से बात इनकी कोशिश करनी थी सरकार बना के मेन स्ट्रीम में लाने की। जब खंडित पूरा आया था असेंबली का डिसीजन, तब हमने हमारे इलेक्टोरेट की डिसीजन को, मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए सरकार बनाई।
तो सीनियर मुफ्ती साहब ने ओपनली कहा था 2015-16 के अंदर कि हम तो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित का रिहैबिलिटेशन हो। उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी आई, उनका रुख बदला, तो हमने सरकार में से अपना समर्थन भी खींचा है वापस। हमें ऐसी सरकार नहीं नुपुर, चलानी। एक सेकंड के लिए रुकेंगे। नुपुर, आसफा हटाने की मांग वामपंथियों की रही है, उत्तर पूर्व के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी रही है और जिहादियों की रही है। उत्तर पूर्व के जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनको फंडिंग और आर्म्स मुहैया करने का काम सिर्फ आईएसआई नहीं करती है, बल्कि चाइना भी करता है। राहुल गांधी के चाइना से कौन से रिश्ते हैं? किसके दबाव में राहुल गांधी आसपा को हटाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, तो आखिरी मौका जवाब देने का भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास ही होना चाहिए। अभय दुबे साहब, अभी चीन का जिक्र आया तो डोकलाम की बात हुई, कश्मीर की बात हुई, आफ्सपा की बात हुई, हमने बात की माओवादियों को लेकर के जो आरोप लगे राहुल गांधी के ऊपर। एक लाइन का सवाल खड़ा किया गया उनके ऊपर, राहुल गांधी देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं तो देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में नहीं होगी। देश की सुरक्षा फिर चाइना और पाकिस्तान के हाथों में रहेगी। कांग्रेस पार्टी टाइम नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो चाइना तक रोड नहीं बनाती थी कि चाइनीज अंदर घुस आएंगे। ये इनका सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था। चाइना के आगे कैसे घुटने टेके, इसका उदाहरण सुन लीजिए रागी जी। हमने माउंटेन टॉप बनाने का तय किया था, 90,000 सैनिक। अरे सर, मैं आपकी राज खोल दूंगा, आपकी राज खोल दूंगा। चाइनीज बॉर्डर तक आप डिफेंस मिनिस्टर के ब्यूरोक्रेट से बात कीजिए। चाइनीज बॉर्डर तक आप हाईवे नहीं बनाते थे, किस डर से नहीं बनाते थे कांग्रेस पार्टी की चाइना हमारे अंदर घुस जाएगी। ये तो आपका सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को एग्रेसिव बनाया है। अरे थोड़ा सा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पढ़ लिया कीजिएगा। कुरुक्षेत्र में नुपुर शर्मा, अभय दुबे, संगीत रागी जी, तस्लीम अहमद रहमानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आज आए। देखिए, आज जो भी वादे करने थे राहुल गांधी ने कर दिए। राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उस पर जो आरोप लगने थे वो भी लग गए। अब इंतजार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का। उम्मीद है कि वो भी अगले 2-4 दिनों में सामने आ जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर जिन पर आज भाजपा कांग्रेस को घेर रही है, उस वक्त क्या होता है देखना दिलचस्प होगा।